करुणा करुणा करुणा। तकरीबन सभी राज्यों ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है क्योंकि आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई है। हम जिनको बेवड़े समझते थे वो तो देश की अर्थव्यवस्था के चौथे स्तंभ निकले भाई। चाहे पीने के बाद ये खुद ही खड़े ना हो पाते हों, परंतु अर्थव्यवस्था को तो उन्होंने खड़ा कर ही दिया है। ये छुपे हुए कोरोना योद्धा हैं, इनके सम्मान के लिए भी ताली बजनी चाहिए। करुणा करुणा। फिर हाथ में शराब है, सच बोलता हूँ मैं। ये 1.5 महीने का लॉकडाउन किसी 14 साल के वनवास से कम नहीं था, खास तौर से शराबियों के लिए। और हो भी क्यों ना, आखिर 1.5 महीने तक कैसे अपने जज्बातों को काबू में रख इन लोगों ने इन भयानक 1.5 महीनों को काटा है, ये तो यही जानते हैं भाई। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा भाई, ये शराब अच्छी चीज नहीं है। इसे पी के इंसान जानवर बन जाता है। आप इस बेचारे की बात का बुरा मत मानो, ये आपकी बोतल पकड़ो आप। अब इस लॉकडाउन में दारू की दुकानों के बाहर वाली लाइन को देखकर एक बात तो साफ हो गई कि भैया अपने देश में खाने से ज्यादा लोग शराब के लिए पागल हैं। और ये स्थिति देखकर तो ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें बहुत से लोग वो भी थे जो राशन के लिए लाइन में खड़े होते थे और आज मदिरा के लिए। मदिरा समझते हैं ना? फर्क बस इतना है कि राशन के लिए फ्री में खड़े थे और इस मदिरा के लिए हाथ में पैसे लिए। कई ऐसे भी होंगे इस लाइन में जिन्हें भूखा समझ पैसों से मदद की गई होगी और उनके दिमाग में होगा, देवा आज पीने का बंदोबस्त हो गया। वैसे बहुत से लोगों का कहना होगा कि लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानों का स्पेशली खोला जाना कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है। जब मंदिर गुरुद्वारे तक बंद हैं तो फिर ठेके कैसे खुले हुए हैं भाई? अब यही बात मैं सोच ही रहा था कि परम पूजनीय अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई। बजी न मंदिर में घड़ियाली, चढ़ी न प्रतिमा पर माला, बैठा अपने भवन मुअज्जिन देकर मस्जिद में ताला, लूटे खजाने नरपतियों के, गिरी गाढ़ों की दीवारें, रहे मुबारक पीने वाले, खुली रहे मधुशाला। अरे बाबू, कविता अच्छी नहीं लगी तो जाने दो, मैंने थोड़े ना लिखी है, बच्चन साहब को बोलिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे ठेकों की। देखिए, एक बात तो तय हो गई है कि शराब ना पीने से किसी की मौत नहीं होती। अब पूरे लॉकडाउन के दौरान शराब के बगैर कोई मरा भी नहीं और उसके अंदर इतनी शक्ति भी थी कि वो अपने तलब को दबा सके। इतने दिनों से बिना मदिरा के लग रहा था मानो घर में नहीं बल्कि किसी नशा मुक्ति संस्थान में फंस गए हों। हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हालात ऐसे हैं। हाँ, उनके हाथ निराशा जरूर लगी जो सुबह से लाइन में दारू के लिए खड़े रहे और उनका नंबर आने से पहले दुकानें हो गई बंद। तो उनके लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। दरअसल पिछले कुछ वक्त से लाइन में खड़े होने का बड़ा लफड़ा पैदा हो गया है। साला जब से मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन करके लाइन में खड़ा किया है तब से लेके आज तक ये लाइन में ही खड़े हैं। कभी प्रोटेस्ट के लिए पैसे लेते हुए लाइन में लगना पड़ता है तो कभी एक वक्त की खिचड़ी के लिए और अब दारू के लिए। इन सब कामों के लिए लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन मौतें केवल तब हो रही थी जब यही लाइन और यही लोग बैंकों के बाहर लगी लाइन में थे। क्योंकि जब बैंक के बाहर लाइन लगानी होती है तब ये लोग इस किरदार में होते हैं। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी और जब दारू की दुकान खुलती है तो यही लोग इस किरदार में आ जाते हैं।
बाकी दारू के लिए लगी लाइन में तो मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब उसका मौत भी क्या बिगाड़े जो खुद मौत को खरीदने के लिए सुबह से लाइन में लगा हो। अगर आप भी भावनाओं में ना बहे हों तो आपने ध्यान दिया होगा कि मेरी बोली हुई लाइंस में इस गाने का कोई सेंस बनता नहीं, लेकिन फिर भी ये गाना इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर आप दारू खरीदने लाइन में लगे तो जाहिर सी बात है आप दारू पियोगे भी, और इस चक्कर में एक दिन दुनिया छोड़ जाओगे। तो आपके वास्ते यही गाना तो गाएंगे। हो गया ना सिचुएशन से गाना मैच। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि कुछ सालों से हमें यानी देश को दुनिया भर में नंबर 1 रहने की आदत बन गई है। ऐसे में कोरोना एक ऐसा विषय था जहां हम नंबर 1 नहीं बन पा रहे थे, इसलिए इन ठेकों को खोला गया ताकि यहां भीड़ लगनी शुरू हो, फिर कोरोना फैले और देश कोरोना के मामले में नंबर 1 पे आ जाए। क्या हुआ, हंसी नहीं आई? ओह, ये तो सचमुच सीरियस बात कह दी तो हंसी क्यों आएगी भाई। अब जब दारू बियर विस्की पर इतनी चर्चा हो रही है तो दया आती है बिहार और गुजरात के लोगों पर, जिनका मन तो है पीने का, लेकिन उन्हें आप बताने जाते हो कि यार आज तो दारू की दुकान में इतनी भीड़ थी, तो उनका रिएक्शन होता है छोड़ना यार, कुछ और बात करते हैं। अच्छा, दारू खरीदने के लिए लाइन में लगे लोगों को अगर आप देखते हो तो कई इसमें आपको वो लोग मिल जाएंगे जो कल राशन के लिए त्राहिमाम मचाए हुए थे, जो कह रहे थे भाई 3 दिन से भूखा हूं, कुछ दे दो खाने को। वो भी आज हाथ में 200 रुपए लिए पूरी फुर्ती, श्रद्धा, भक्ति, पूनम, पूजा अर्चना और जूली के साथ लाइन में लगा है। मतलब आज उसे राशन की भूख नहीं है बल्कि मदिरा की प्यास है। बड़े शर्म की बात है कि जिस कोरोना से लड़ने के लिए आम जनता ने, सरकार ने, डॉक्टरों ने, पुलिस ने, मीडिया ने, सफाई कर्मचारियों ने इतनी मेहनत की, इतना पेशेंस रखा, वो सारी मेहनत और पेशेंस केवल दारू के ठेके खुलने से तख्त पर रख दिए गए। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, यहां शराब के लिए दुकानों में मारपीट तक हुई है। ओके, अब जोक से पार्ट, कल मैंने एक पोस्ट देखा सोशल मीडिया पर जो एक्चुअली में अप्लाई किया जाना बेहद जरूरी है। जिस प्रकार से इलेक्शन में वोट देते समय उंगली पर इंक लगाई जाती है, उसी प्रकार से जितने भी दारू लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं उनकी उंगली में इंक लगाई जाए, और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जब आप किसी गरीब या जरूरतमंद को राशन दे रहे हो तो उसके हाथ में ये इंक ना लगी हो, और अगर लगी हो तो राशन देना तो दूर, 2 हाथ दे के जरूर आना, ताकि इन फेक जरूरतमंदों को भी सबक मिले, क्योंकि इन जैसे फेक लोगों की वजह से उन रियल जरूरतमंदों तक सहायता नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, यूं तो हर अच्छी चीज की शुरुआत भगवान के नाम या उनके दर्शन से होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल ये देश की विडंबना है कि लॉकडाउन में छूट मिली भी तो शराब पर। अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो। कृपया करके अब अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की मां बहन हमें इन ठेकों पर देखने को मिली है, उसे देखकर लग रहा है कि आने वाले दिन और ज्यादा बदतर हो सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।